हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। डी ब्लॉक चल रहा है हमारा, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने पुराने सभी लेक्चर्स देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डी एंड एफ ब्लॉक नाम से है, वहाँ पर जाइए। जो 4 या 5 लेक्चर्स आ चुके हैं उनको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे, बताते हैं क्या पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप प्लेलिस्ट से नहीं जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो हम लोग डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। तो डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज़ में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक, एनसीईआरटी में दिया है, पढ़ेंगे हम लोग। एक बात आपको बता दें कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो जो एनसीईआरटी दी गई है वो मोर देन एनफ, बहुत दी गई है, भरपूर दी गई है। एनसीईआरटी से ऊपर आपको पढ़ना ही नहीं है। एक स्टैंडर्ड लेवल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी गई है एनसीईआरटी में। डी एंड एफ ब्लॉक जो है वो तो बहुत अच्छे लेवल का दिया गया है और उसके क्वेश्चंस भी बहुत ही बढ़िया लेवल के दिए गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी से ऊपर जाना ही नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। इनफैक्ट क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे हैं। तो आपको बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो भी आप बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अच्छी लेवल की किताब है, ठीक ठाक किताब है, उसको आप करेंगे। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं उसमें बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसके लिए एक ठीक ठाक ढंग के टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया है। जैसे अगर हम ये बात करें इस तरीके से, आप यहां देखिएगा, अगर हमने कहा E स्टैंडर्ड लगा दिया, M पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव हैं से M, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। इसकी वैल्यू अगर हमने X आपको दे दी तो इसकी वैल्यू, ये X जो वैल्यू हमने दी है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ये ऊपर वाला तो वो टेबल का पार्ट है। ये वैल्यू अगर हमने X दे दी तो ये X वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस बात का मतलब ये हुआ कि +2 से नेगेटिव स्टेट, मतलब 0 में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है अगर X की वैल्यू ज्यादा है तो। और अगर X की वैल्यू मान लेते हैं कि नेगेटिव है तो इसका मतलब +2 से 0 में नहीं जाना चाहता है, बल्कि 0 से +2 में जाने की टेंडेंसी कैसी है, पॉजिटिव है। तो यहां पर हमने 3D सीरीज के एलिमेंट्स को लिखा है, स्कैंडियम को छोड़ के, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से लेकर के जिंक तक है। और ये जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए गए हैं ये हैं M+2 से M। M+2 से M मतलब ये तो रिडक्शन हो गया, ये वैल्यू जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड ही लेंगे हम। M+2 से M, ये वैल्यू जितनी कम होगी M+2 की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब M+2 से M ये वाली वैल्यू जितनी कम होगी, कम होने का मतलब पॉजिटिव में कम, और अगर नेगेटिव में होगी तो नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी तो M+2 की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप ये टेबल बना लेंगे, ये टेबल बना लेंगे पूरी, ये एलिमेंट्स लिखेंगे, ये टेबल बनाएंगे। आपको याद नहीं करना है टेबल को, बस आपको हमने समझाने के लिए लिया है। ये फिर M+3 से +2 है, फिर वहां पे ये बात आएगी M+3 से +2, ये वैल्यू भी नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी, नेगेटिव में, तो M+3 से M+2 जाने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी अगर नेगेटिव में ज्यादा है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब M+3 अनस्टेबल है, M+2 में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। सीधी सी बात होती है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वो खुद को रिड्यूस्ड स्टेट में रखना चाहता है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको जनरली हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं,
रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कम होता है, माइनस में होता है, तो वो खुद को ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में रखना चाहता है, मतलब पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रखना चाहेगा अगर हम बात करेंगे मेटल की। तो इसको बनाने के बाद ये वैल्यूज हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले आप एक पॉइंट लिख लो। एक पॉइंट में आप लिखो मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ, ये मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड m+2 से m, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस वन, मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी वैल्यू नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ m+2, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ m+2। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ, ये लिख लो आप, ये वाला, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ, ये वाला पूरा, लेस द टेंडेंसी फॉर द कन्वर्जन ऑफ m+3 टू m+2, मतलब m+3 से m+2। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी, मतलब +3 से +2 में जाने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। अब बेटा इन पॉइंट्स को उल्टा सीधा करके आप इधर उल्टा करो, फिर उधर भी उल्टा कर दो, बात वही हो जाएगी। जैसे आप कहें मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m+3 से m+2, फिर आप कहेंगे मोर द टेंडेंसी फॉर द कन्वर्जन m+3 टू m+2। तो कुल मिला के ये पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिस चीज का ये पोटेंशियल लिखा गया है। जैसे ये जो पोटेंशियल लिखा है हमने पहली सीरीज में +2 से m लिखा है, +2 से m, मतलब +2 से 0 में जाने की टेंडेंसी नेगेटिव में आ रही है, मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन की 0 ली जाती है, तो m+2 से m में जाने की टेंडेंसी कैसी आ रही है, पोटेंशियल कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दिस मींस m+2 से m में नहीं जाना चाहता है, बल्कि इसका उल्टा m+2 में ही रहना चाहता है। तो बेटा आपको बता दें, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं, आपने ये लिखा होगा, उसके बाद आपको बता दें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर्स देखो यहां पर हमने लिखे हुए हैं, एक्वस सॉल्यूशन में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जनरल मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। पहला है भाई जो भी चीजें हम लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी लेते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी लेते हैं, वो गैसियस स्टेट से लेते हैं। तो m सॉलिड, मेटल सॉलिड होता है, उसको गैस में कन्वर्ट करो तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोला जाएगा। बेटा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी आ जाएगी, मतलब एटम्स को पहले अलग अलग किया जाएगा, उनके बीच जो मेटेलिक बॉन्डिंग है उसको ब्रेक किया जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इसमें शामिल होगी, और फिर लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, वो भी शामिल होगी। तो जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होती है वो हर एलिमेंट के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर कहीं एनर्जी देनी पड़े तो वो प्रोसेस के लिए कैसा होता है, वो एक अपोजिंग फैक्टर होता है, और अगर कहीं निकले एनर्जी तो वो प्रोसेस के लिए क्या कहते हैं, ड्राइविंग फैक्टर होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है। दूसरा m गैस, जो भी आयन बने, जैसे यहां पर +2 की हम बात करेंगे तो n की जगह आप 2 रख सकते थे, और ये यहां n की जगह 2 रख सकते थे। यहां जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो IE1 और IE2, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, उनका सम लेना पड़ेगा, और ये भी कैसी होती है, ये पॉजिटिव होती है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। इसके बाद क्या होता है, हम ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो Mn+ जो बनता है, आयन बनता है, वो वाटर से रिएक्ट करके एक्वस आयन बनाता है, और यहां एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, और ये कैसी होती है, ये नेगेटिव, मतलब निकलती है। फिर डेल्टा H टोटल अगर हम करें तो डेल्टा H टोटल होगा वही एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जीज हैं उनका सम प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, और डेल्टा H टोटल नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसकी नेगेटिव वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। डेल्टा H टोटल अगर नेगेटिव में ज्यादा होगा, मतलब निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, तो ये आयन बनने की टेंडेंसी, ये आयन बनने की टेंडेंसी कैसी होगी, ज्यादा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा,
कम, मतलब कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। तो नीचे लिखा है मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टोटल, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, एंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ आयन। तो ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि ये बेसिकली कैसे निकाला जाता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को भी हम शामिल करेंगे, वो आएगी यहां पे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं M+2 से M। तो आप देख रहे हैं सभी के लिए ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। बस कॉपर के लिए ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसा है, पॉजिटिव है। देखो हाइड्रोजन का 0 होता है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कॉपर का कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहीं से आपको एक बात बता दें, जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकते हैं, तो कॉपर भी उसी कैटेगरी में आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भैया कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है। एनसीईआरटी में दिया है ये क्वेश्चन, और बड़ा मुश्किल पड़ता है आंसर देना लोगों को, जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं चीजों को, तब तक आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सीधी सी बात है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल को नेगेटिव बनाने वाला फैक्टर कौन था, वो थी हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि ये नेगेटिव थी। और रिडक्शन पोटेंशियल को नेगेटिव होने से रोकने वाला कौन था, ये, क्योंकि ये देनी पड़ती थी एनर्जी। तो इसमें आंसर यही दिया जाता है कि अगर कोई पूछे कि इन 3D सीरीज व्हाई द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, तो हमें आंसर देना होता है इट इज ड्यू टू इट्स हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड हाई सम ऑफ एंथैल्पीज, इस तरीके से हाई सम ऑफ IE1 एंड IE2। ये कहा जाता है कि इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो ज्यादा है, प्लस इसकी जो दोनों आयनाइजेशन एनर्जीज का सम है वो कैसा होता है, वो ज्यादा होता है। एंड दीज कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाई हाइड्रेशन एनर्जी, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो कंपेरेटिवली कैसी होती है, लो होती है। तो ये एक क्वेश्चन बन गया, यहां से यही आंसर देना पड़ेगा। अगर हम ये ऑब्जर्व करें, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल्स का कोई रेगुलर ट्रेंड तो है नहीं कि भाई रेगुलरली कुछ चेंज हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो पहले नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा थी, फिर नेगेटिव में कम हुई और कम हुई, हालांकि यहां पर बढ़ गई थोड़ी सी वैल्यू। ये इसकी +2 बहुत स्टेबल होती है मैग्नीज की, ये +2 में रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि जो EM+2 से M है वो मैग्नीज का ज्यादा मोर नेगेटिव है देन क्रोमियम, वाई, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो मैग्नीज को जब आप +2 में ले जाओगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जाकर के वो क्या होगा, वो D5 होगा। तो वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वो हो गया हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। इसलिए मैग्नीज +2 में क्या होता है, स्टेबल रहना चाहता है। तो मतलब ये वैल्यूज आपको नहीं याद करनी है, क्वेश्चन में आपको दी जाएंगी। क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ लिया, आपसे कहें वाई ई स्टैंडर्ड M+2 से M फॉर मैग्नीज इज मोर नेगेटिव देन क्रोमियम, तो आप आंसर क्या देंगे यहां पर, बिकॉज when Mn is in +2 oxidation states, its electronic configuration is D5 and in D5 configuration it is highly stable, that's why। फिर ये और नेगेटिव हो गई, नेगेटिव होती चली गई, ये वैल्यू नेगेटिव चली गई, होती चली गई, और यहां पर पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव, भैया जैसा ऑब्जर्वेशन वैसा एक्सप्लेनेशन, ये केमिस्ट्री में आपको हमेशा याद रखना है। ये पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव क्यों हो गई, तो उसका आंसर मैंने अभी आपको दिया था, लिखा तो हम आपको देंगे ही। और जिंक के लिए भी ये वैल्यू अनएक्सपेक्टेडली कैसी है, ज्यादा नेगेटिव है। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि भाई नेगेटिव में कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही, तो इसके लिए नेगेटिव में और कम हो जाती, तो वो भी नेगेटिव में ये वैल्यू ज्यादा है। उसकी वजह भी क्या है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D10 होता है, और D10 कैसा होता है, अच्छा खासा स्टेबल होता है। इस वजह से अगर हम यहां पे आए M+3 से M+2, तो जैसे कुछ बातें यहां पर बनती हैं, ये पूछ लेते हैं कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज के लिए M+3 से +2, M+3 से +2 कैसा है, हाईली पॉजिटिव है, मतलब M+3 से +2 वो जाना चाहता है, राइट। अगर नेगेटिव होता तो मतलब नहीं जाना चाहता,
जैसे यहां पर m+2 से m लगभग सभी के लिए वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, मतलब m+2 से m नहीं जाना चाहता है बल्कि m से m+2 जाना चाहता है, मतलब m+2 कैसा है, स्टेबल है। मोर द नेगेटिव वैल्यू, ये हमने लिखा है मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर द स्टेबिलिटी ऑफ आयन, तो यहां पर भी तो रिडक्शन ही हो रहा है, m+3 से +2, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है टाइटेनियम का, मतलब ये +3 में रहना चाहता है, +2 में नहीं जाना चाहता है। बाकी ये सब +3 के कंपैरिजन में कहां जाना चाहते हैं, +2 में। मैग्नीज के अंदर ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो +3 से +2 में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि +3 में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D4, जो कि अनस्टेबल होगा, और +2 में कैसा होगा, D5, वहां पर ये स्टेबल होगा, इसलिए ये +2 में जाना चाहता है। ये वैल्यू कोबाल्ट के लिए भी ज्यादा है, तो वहां पर भी कुछ और रीजंस दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको हम कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखा देंगे और ये टिक भी करवा देंगे कि अगर आपके यहाँ क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी टफ माने जाते हैं, अगर आते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, एकेडमिक्स में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत हाई लेवल का कंटेंट दिया है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप उसको ठीक से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ऐसे होंगे नहीं जो आप कर ना पाए। तो पढ़ना तो जरूरी है एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पे पूरी तरीके से आप फोकस करिए। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके लिए अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में जो कंटेंट है वो काफी कम है। आप हमारे लेक्चर्स देखिएगा, जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें हमने एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा करके पढ़ाया है आपको, क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा करवाए हैं, असाइनमेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं असाइनमेंट्स में, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो दी गई है वहां पर वो अच्छे लेवल की दी गई है और अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप ये हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी, आपके सिलेबस में है ये, जनरली टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते हैं। फिर आप ये लिखेंगे, ये वैल्यूज जो आप लिखेंगे बस वो आपके समझने के लिए हैं, क्योंकि आप इनको, इन वैल्यूज को आप याद नहीं करेंगे। कुछ चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो ही जाती हैं कि मैग्नीज +2 में बहुत स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका बहुत D5 होता है, स्टेबल होता है। Zn जो होता है +2 में स्टेबल होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल +2 से 0 वाला कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि Zn का +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D10 होता है। तो वो वहां पर वही आयनाइजेशन एनर्जी वाला फैक्टर आ जाएगा ना, कि यहां पर भी आयनाइजेशन एनर्जी वाला फैक्टर आ जाएगा कि जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो निकलना ही नहीं चाहेगा, तो ये +3 में नहीं जाना चाहता है, +2 में रहना चाहता है। तो आप ये बनाएंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, ये टेबल लिखेंगे, ये इतना सारा लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। उसके बाद हम आपको कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं, उन पॉइंट्स से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस लिखाएंगे और ये टॉपिक खत्म होगा। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद फिर डी ब्लॉक की 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि वो अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, क्यों, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, क्यों, वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, क्यों, या वो एलॉयज बनाते हैं, क्यों। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एक ही लेक्चर में मिल जाएंगी, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। बस इसको एक और कर लीजिए, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जनरल प्रॉपर्टीज सारी खत्म हो जाएंगी और फिर शायद 2 लेक्चर और होंगे, एक KMnO4 का होगा और एक K2Cr2O7 का होगा। तो बेटा जी कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको लिखिएगा। पहला पॉइंट आप लिखें, there is no regular trend in the E standard M+2 से M. There is no regular trend in the E standard M+2 से M values because their ionization enthalpies and sublimation enthalpies do not show any regular trend. फिर सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, द जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स लेस नेगेटिव E0 वैल्यूज along the series is due to the general increment in the sum of first and second ionization enthalpies. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कॉपर हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, इट इज ड्यू टू इट्स
It is due to its high enthalpy of atomization and high sum of first and second ionization enthalpies. फुल स्टॉप के बाद these two enthalpies means ब्रैकेट में आप चाहे लिख लें enthalpy of atomization and sum of ionization enthalpies can not be compensated by comparatively less value of हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो कॉपर के लिए वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, ये बात आपको बताई गई. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर Mn मतलब मैग्नीज कॉमा निकिल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम जनरल ट्रेंड. मतलब मैग्नीज, निकिल और जिंक के लिए ये वैल्यूज नेगेटिव में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हैं. तो इसका जो आंसर आएगा वही, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, हाफ फिल्ड. यहां पर कैसा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड. और यहां पर बोला जाता है कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है. तो लिखिएगा, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबशेल इन Mn+2 कॉमा completely filled D subshell in Zn+2 and more negative enthalpy of hydration of Ni+2 and more negative enthalpy of hydration of Ni+2. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन ई स्टैंडर्ड Mn+3 से Mn नहीं बल्कि M, मेटल की बात कर रहे हैं. ई स्टैंडर्ड M+3 से M+2 लिखिएगा. इन M+3 से M+2 कॉमा लगा के मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेट्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ M+2, मोर स्टेबिलिटी ऑफ M+2 एज कंपेयर टू +3. ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. हमने बाकी ये देखो यहां लिए नहीं क्योंकि ये +3 बनाते ही नहीं है. जब +3 बनाते ही नहीं है तो +3 से +2 वाला लेके भी कोई फायदा नहीं था. लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो, ई स्टैंडर्ड Mn+3 से Mn+2, Mn+3 से ये वाला Mn+3 से +2 इज वेरी हाई ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ Mn+2, ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ Mn+2 विच इज ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाफ फिल्ड डी सबशेल कह सकते हो. तब आप नई लाइन से लिखें, फ्रॉम द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इट इज क्लियर दैट. अब ये नए पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट लिखिए, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड. दूसरा, हाई वैल्यू ऑफ M+3 से M+2 फॉर मैग्नीज एंड कोबाल्ट इंडिकेट्स दैट Mn+3 and CO+3 are strongest oxidizing agents in aqueous solution. फुल स्टॉप के बाद, लो वैल्यूज ऑफ M+3 से M+2 फॉर टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम इंडिकेट्स दैट Ti+2, B+2 and Cr+2 are strongest reducing agents. होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको.
फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी ने दिए हैं वही आप लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 और Fe+2? कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, Cr+2 या Fe+2? तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन है, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 या Fe+2? बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट तब होंगे ना जब ये अपना खुद का ऑक्सीडेशन करें। अपना खुद का ऑक्सीडेशन कहां करें, +3 में करें। तो चलो देखते हैं, +3 से +2 मतलब हमें कहां ले जाना है, +2 से +3 ले जाना है। मतलब +3 से +2 जिसका जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। +3 से +2 कम होने का मतलब +3 से +2 कम होने का मतलब वो +2 में नहीं जाना चाहता है, कहां जाना चाहता है, +3 में जाना चाहता है। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका M+3 से +2 कैसा होगा, कम होगा। अब दो को कंपेयर करना है, क्रोमियम और आयरन, ध्यान देना। तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम के लिए +3 से +2 की वैल्यू कैसी है, ज्यादा। तो आप आंसर में ऐसे लिख दोगे इस तरीके से, ई स्टैंडर्ड Cr+3 से Cr+2 इज लेस देन ई स्टैंडर्ड Fe+3 से +2। Hence Cr+2 is a stronger reducing agent, right? एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का ही है, लिखिएगा। क्वेश्चन है, लिखिए बेटा क्वेश्चन, वाई इज द E0 वैल्यू फॉर, वाई द E0 वैल्यू फॉर ई स्टैंडर्ड Mn+3 से Mn+2 इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर Cr+3 टू Cr और Fe+3 से Fe+2। मतलब पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है, वाई E0 वैल्यू फॉर दिस वन इज मोर, मच मोर या हाई देन दिस वन एंड दिस वन। तो यहां से यहां जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है वैल्यू, तो उसकी वजह आप क्या बताएंगे, Mn+2 is more stable due to its half filled D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहां से एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों होता है, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और आएगा, वहां पर ये पूछा जाएगा कि क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर पूछते हैं इसको। क्वेश्चन है बेटा, वाई Cr+2, वाई इज Cr+2 रिड्यूसिंग एंड Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग when both have D4 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब Cr+2 का भी D4 है और Mn+3 का भी क्या है, D4 है। Cr+2 क्या है, रिड्यूसिंग, और Mn+3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। ऐसा क्यों? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के बाद भी एक रिड्यूसिंग है, Cr+2 कैसा है, रिड्यूसिंग है, और Mn+3 कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग। क्यों? तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग तरीके से ही समझाया गया है। इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर T2g और Eg ऑर्बिटल्स को यूज करके समझाया गया है।
तो क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया, आप इसको ध्यान रखिएगा। जब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मुझे शायद याद रहेगा ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं ना भी बताऊं तो उस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, वहां पे समझा दूंगा। तो बेटा ये लेक्चर बस आखिरी था जो कॉम्प्लिकेटेड था। अब डी ब्लॉक का कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, अब सब आसान भाषा में ही होंगे। मतलब यहाँ पर ऐसी चीजें थी जहाँ पर बहुत कुछ नया पढ़ना था, जैसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में काफ़ी कुछ पढ़ना था, उसके बाद साइज में बहुत कुछ पढ़ना था, साइज के बाद जब आपने आयनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी थी तो वहाँ भी आपको बहुत नई चीज़ें मिली थी। और इससे पहले वाले लेक्चर में मेरे ख्याल से आपने जो पढ़ा, साइज में आपने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले वाले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया गया है मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद जो आपको पढ़ाया होगा हमने वो होगा, हाँ, ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैसे बताया था आपको फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि फ्लोराइड्स के केस में आपको कहा था या तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है या फिर जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन के केस में कहा था कि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, दैट्स वाई। तो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा सब। देखिए इनऑर्गेनिक है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, कई बार पढ़ना पड़ता है, 2-3 बार जाकर के पढ़ोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तब कहीं जाकर के आपका तैयार होगा, और उसके बाद फिर आप भूल भी जाओगे, ये निश्चित है आप भूल जाओगे। लेकिन पढ़ लीजिए, आप भूलोगे तो हो ही, निश्चित है। एग्जाम के टाइम पे आपको फिर एक बार ये रिवीजन करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा और रिकॉल करने में उतनी ही कम परेशानी होगी आपको। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस कंटेंट को पढ़ें, इसके ऊपर आप एक लाइन भी ना पढ़ें और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो बेटा जी, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।